क्या आप जानते हैं कि कौन हैं देश के सबसे रिच डेवलपर्स? कौन सी रियल एस्टेट कंपनियों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दर्ज की है? किन पैरामीटर्स पर बनती है रिच लिस्ट? ऐसी तमाम बातों पर मैंने चर्चा की हुरून इंडिया के फाउंडर अनस जुनैद रहमान और ग्रोह इंडिया की प्रिया रस्तोगी से। आप भी देखिए चर्चा। क्या इस बार आपके हाइलाइट्स निकल कर आए हैं रिपोर्ट के? क्या इंसाइट्स हैं? किस तरह से इस बार की रिपोर्ट पिछले बार से अलग है? थैंक यू। इस बार की रिपोर्ट is this time's report is very special for us because this is the 10th year of the report, and 10-year trends gives us a lot of interesting information. It gives it 10 साल what it does is it gives you an understanding of despite the market going bad, COVID and everything, how did the country perform? That's what 10 years does compared to a year-on-year comparison. So what it so क्या क्या हो गया 10 years में? One is total value of the list जो 10 साल पहले था was 2 lakh crores. Now it is almost 17 lakh crores. It's gone up by 8 times just in the top 150. Then very interesting, some of the very interesting trends for me which I have seen a significant change is the expansion of these companies beyond their home state. Now in the 150 companies list, 107 companies are beyond their home state. That is 70%. 23 Indian companies have gone global, right? So that is very interesting. Then professionally, everybody say real estate is not a professionally run industry. But look at the numbers again. 5 years back, 11 companies are run by professional CEOs. Now 5 years later, that number is 46. And they control 55% of the overall value of the list. So professionally run companies, more and more companies going public, almost 70 plus companies are listed, more and more companies expanding beyond their home state. So if you ask me, it's all going in the right direction. And despite the entire world going through a slowdown, you could do a comparison between the China and India market, right? China ka top 10 ka value pura boom, it went, right? But then India sustained, and I can talk more about it maybe in the next question or something, but then that's also very interesting. प्रिया जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सारा कुछ निर्भर करता है कि डेवलपर के प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन की क्या स्टेज है, किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है तो कंस्ट्रक्शन भी स्लो हो जाता है। तो जो रॉ मटेरियल है उसको देखते हुए, जो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है उसको देखते हुए, आपको ऑब्जर्वेशन क्या है? ये जो ग्रोथ स्लो हुई है उसके रीज़न क्या है? थैंक यू। मेरा ये मानना है कि जो ये 2% की ग्रोथ हुई है, जो हमें थोड़ी सी कम लग रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ ही हैं। आपने जैसे रॉ मटेरियल की बात की, इंपोर्ट कॉस्ट 70% से बढ़ गई है। तो बहुत सारे डेवलपर्स जिन्होंने हमारे साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, वो अपनी ख़रीदारी अभी उन्होंने थोड़ी सी होल्ड पे रखी है। दूसरा रीज़न, आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को अभी इस समय अपनी जॉब्स के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो वो भी अपनी परचेज़ थोड़ी सी डिले कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, इस अप्रैल से जून पीरियड की, हमने 30% से पिछले साल के ऊपर ग्रो किया है। ना कि सिर्फ हमने, बट हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी कंपनीज़ ने अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखी है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम ये रिपोर्ट अगले साल लॉन्च करेंगे तो हमारे आंकड़े एक अलग कहानी बताएंगे। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि ये जो म्यूटेड ग्रोथ थी, ये वापस ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है और ये बढ़ेगी। लेकिन एक चिंता जो हमने देखी है वो ये कि अफोर्डेबल सेगमेंट लगातार कमज़ोर होता गया है, और जो लिस्टेड डेवलपर हैं, टॉप डेवलपर्स हैं, जो अफोर्डेबल बनाते भी थे, वो शायद अफोर्डेबल से हटते जा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये कितनी सस्टेन होती हुई दिखेगी, क्योंकि सब कुछ लग्जरी ही नहीं रहेगा। The only concern as a researcher that I saw is that most of the growth have come from the housing segment above 1 crores, right? So the affordable is definitely taken a hit. I think if there is one change that needs to be focused on, it should be having some more focus on affordable growth, because India as a country has huge unmet housing needs, and for this I think the tier 2, tier 3 city will have to play a role. Cheaper credits will have to play a role. Better interest rates will have to play a role. So all need of support is also required, because end of the day it is a business, you have to make profit. So currently it seems to be in the luxury and the high value segment. So yeah, so I think there needs to be some kind of attention there. बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमारी करेंसी वीक हो रही है,
डेवलपर्स अपने प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे अफोर्डेबल सेगमेंट में, और इसीलिए मुझे लगता है एक रीज़न है कि डेवलपर्स अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बट ये नीड ऑफ द आवर है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ जो इंडिया की अनमेट हाउसिंग नीड्स है, जैसा अनस ने बोला, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है सारे सेगमेंट्स का ग्रो करना, जैसा कि आपने कहा ये चिंता का विषय ज़रूर है। अगर मैं आपकी टॉप 10 की लिस्ट देखूं तो उसमें काफ़ी कुछ फेरबदल हुआ है। तो जिन डेवलपर्स ने ऊपर जगह बनाई है, जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आते हुए दिखे हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है किस तरह से चेंज हुआ है, क्या उन्होंने अलग किया है? I think two major new entrants are, one is Adani Properties. I think he's a master in building business at scale and at speed and execution. Real estate is an execution business, right? I think redevelopment is something which he's going to be playing a key role in as well. So in terms of style, now okay, the second category is Prism. Or first time a startup has entered the top 10, right? अब इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई है, सिर्फ अच्छे प्लेयर्स हैं, मीनिंगफुल प्लेयर्स हैं, और इंडस्ट्री इसलिए बहुत बेहतर करेगी। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी आप देख रही हैं या सिर्फ पॉजिटिव? जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रही हूँ वो इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिया में बनाने के लिए हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जब आप टाइल्स बनाते हैं तो सारी गैस बाहर से आती है, जब आप फॉसेट्स बनाते हैं तो ब्रास बाहर से आता है। तो जब तक हमारी करेंसी अप्रिशिएट नहीं करेगी और इम्पोर्ट टैरिफ्स थोड़े कम नहीं होंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता जाएगा, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले टाइम में होने वाला है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है ज़ाहिर तौर पर रॉ मटेरियल पर, तो रॉ मटेरियल के एंगल से हम कितना इंपोर्ट पर डिपेंड हैं? कितना परसेंट? आई वुड से एटलीस्ट 30 to 40%। 30 से 32% हम बाहर इंपोर्ट से डिपेंडेंट हैं। इंडिया में हम कर नहीं सकते हैं या प्रॉब्लम कहीं और है? मुझे नहीं लगता कि हम बहुत असेंबली कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज इंडिया में रहने वाली है। कुछ चुनौतीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, जिनका जिक्र प्रिया जी ने किया कि रॉ मटेरियल को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन सारी दिक्कतों को अगर हम गौर करते हैं तो शायद अगले साल की जो आपकी रिपोर्ट होगी वो कुछ और भी शानदार या कुछ नए आंकड़े दिखाएगी। तो थैंक यू अनस और थैंक यू प्रिया।